IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और एक नए चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 1937 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसे प्रांतीय चुनाव कहा जाता है, वो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जो चुनाव हुए थे, तो बिहार में चुनाव हुआ था और बिहार में मुख्यमंत्री अर्थात उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो किसे नियुक्त किया गया था ये हम जानेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो में हम लोग इसी क्लास में व्यक्तिगत सत्याग्रह को जानेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह पूरे भारत में चलाया गया था, तो बिहार में उसका क्या रोल था और बिहार में सत्याग्रह में कौन शामिल था, सत्याग्रह कहाँ चलाया गया, क्योंकि क्वेश्चन बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत पूछा जाता है। शुरू करते हैं हम लोग, और याद रखिएगा इसमें सत्ता से सत्याग्रह तक अर्थात 1937 में सत्ता मिलती है और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया गया, जिसकी वजह से भारतीयों ने या भारत की जितने भी कांग्रेस से जितनी भी सरकारें बनी थी जहां जहां पर, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र दे दिया मंत्रिमंडल से, और ये सरकारें 28 महीने चली थी। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि 1937 का जो चुनाव हुआ था और 39 में जब त्यागपत्र दिया गया तो कितने महीने सरकार चली, तो 28 महीने सरकार चली थी। क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, जाके आप देखिएगा। तो एक बार हम आपको सीक्वेंस में चीजें आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात साइमन कमीशन की करते हैं, तो साइमन कमीशन से शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में चीजें आएंगी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी और इसने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया था। साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, और साइमन कमीशन क्यों आया था, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट तैयार हुई, भारत में विरोध किया गया, हर जगह विरोध हुआ, उसका चाहे बिहार हो चाहे आपका भारत का किसी भी क्षेत्र क्यों ना हो, वहां पे विरोध हुआ। साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट लाई गई 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाई गई, जिसमें सभी दलों का सहयोग नहीं मिल पाया, तो नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और इसके विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूला लाया था। जब दोनों को सहमति नहीं बनी तो दोनों को कैंसिल कर दिया गया और साइमन कमीशन के आधार पर लंदन में बुलाया गया गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन 3 बुलाए गए और तीनों गोलमेज सम्मेलन के आधार पर ही 1935 का अधिनियम तैयार किया गया। और 1935 के अधिनियम के तहत कई बदलाव हुए, जिसका मैंने वीडियो पहले बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, आप जाकर के वहां देख लीजिएगा। 1935 के अधिनियम में एक बड़ा बदलाव जो बिहार के संदर्भ में हुआ, थोड़ा हमें इसको ध्यान देना है। हुआ क्या, याद रखिएगा 1911 में जब बंगाल का एकीकरण हुआ था, विभाजन के बाद एकीकरण हुआ, तो कह सकते हैं कि बंगाल का दूसरा विभाजन हो गया, एकीकरण नहीं हुआ था। क्यों, कैसे? क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र था उससे बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 1912 में, याद रखिएगा 1912 में नया प्रांत बनाया गया, उसका नाम रखा गया था बिहार एवं उड़ीसा, एवं उड़ीसा प्रांत रखा गया। ध्यान समझिएगा चीजों को, बिहार अकेले प्रांत नहीं था, उड़ीसा को मिला करके 1912 में बिहार उड़ीसा प्रांत बना दिया गया। ये प्रांत बिहार उड़ीसा के नाम से ही जाना गया और ये कब तक जाना गया, 1934 तक। 1935 के अधिनियम के तहत इस व्यवस्था को समाप्त किया गया, बिहार अलग स्टेट और उड़ीसा अलग स्टेट कर दिया गया। तो याद रखना, बिहार से अलग करके उड़ीसा बनाया गया और उड़ीसा अलग हो गया और बिहार अलग हो गया। अब बिहार एक अलग प्रांत हो गया और उड़ीसा एक अलग प्रांत हो गया। तो 1935 के अधिनियम के तहत उड़ीसा भी एक नया प्रांत बनाया गया और सिंध भी एक नया प्रांत बनाया गया था, बॉम्बे को काट करके। अब बिहार और उड़ीसा अलग अलग हो गए और दोनों जगह पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना कर दी गई, और इसी 1935 के अधिनियम के तहत उड़ीसा और जो बिहार अलग अलग हुए हैं। अब दोनों जगह चुनाव कराया जाएगा 1937 में। तो उस समय भारत में टोटल 11 प्रांत थे। जब उड़ीसा अलग हो गया बिहार से, तो बिहार एक इंडिविजुअल अलग प्रांत बन ही गया, उड़ीसा एक नया प्रांत बनाया गया बिहार से काट करके। ऐसी स्थिति में 11 जो प्रांत थे 1935 के अधिनियम के तहत, तो 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव कराया गया और उन 11 प्रांतों के चुनाव जो कराया गया उसका क्लास तो मैंने अलग से बता दिया है। लेकिन यहाँ चूंकि बिहार
स्पेशल पढ़ा रहे हैं। और बिहार स्पेशल में 1937 के चुनाव में बिहार की क्या भूमिका थी, बिहार में चुनाव कैसे होता है, कितनी सीटें थी बिहार विधानसभा में, जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, मुख्यमंत्री पहले किसको बनाया गया, मंत्रिमंडल बनाने से इनकार बिहार ने क्यों कर दिया शुरू में और फिर बाद में मंत्रिमंडल बनाया। श्री कृष्ण सिंह पहले जो है मुख्यमंत्री बनाए गए, प्रधान जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ये घटनाएं कैसे घटी, उन घटनाओं का राष्ट्रीय घटनाक्रम से सीधा सीधा संबंध रहा है और अंतरराष्ट्रीय संबंध भी रहा है, जिसकी वजह से याद रखिएगा बिहार मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है यूरोप में और मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है बिहार में। पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों में तो क्यों देता है, क्या कारण था। तो जब तक हम चीजों को डायग्राम के माध्यम से, हम सीक्वेंस के माध्यम से नहीं समझते हैं, इतिहास समझ में नहीं आता है और कौन सी घटना कब होती है, इसको लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है कि कौन सी घटना कब घटी। बिहार में पहला प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो कभी कभी आता है कि कोई और बनाया गया, श्री कृष्ण सिंह नहीं थे। तो सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा आज, इसको एक ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा 1935 के अधिनियम के तहत भारत के 11 प्रांतों में 1937 में चुनाव कराया गया। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बिहार में 37 में जब चुनाव कराया गया था तो किस अधिनियम के तहत कराया गया था, तो 1935 अधिनियम के तहत करा दिया। 1935 के अधिनियम के तहत जब चुनाव हुआ तो बिहार में चुनाव कैसे होता है, थोड़ा इसको हम देखेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिहार स्पेशल के बारे में ही बात करेंगे, बाकी चीजें मैंने बात अलग से बता दिया हिस्ट्री में। जनवरी 1937 में याद है ना, प्रांतीय चुनाव हुआ और ये चुनाव में बार बार बता रहा हूं 1935 के अधिनियम के तहत हुआ है, एक ऐतिहासिक जनादेश। उस समय बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी, कुल सीटें 152 सीटें थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बिहार स्पेशल में हम जब मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तो यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कुल सीटों की संख्या 152 थी बिहार विधानसभा में। उसमें कांग्रेस द्वारा लड़ी गई सीटें 107 थी। 152 में से 107 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े किए और कांग्रेस की जीत हुई 98 पर और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया। तो बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, ये बात याद रखिएगा। फिर से बता देता हूं, कुल सीटें 152 विधानसभा बिहार की विधानसभा में थी 1937 में। कांग्रेस द्वारा लड़ी गई सीटें कितनी थी, 107, और 98 पर कांग्रेस जीती और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस में बनना तय हो गई। इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस को न केवल विधानसभा बल्कि विधान परिषद में भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। तो विधानसभा में भी बहुमत मिला और विधान परिषद में भी बहुमत मिल गया। यह ब्रिटिश राज के खिलाफ जनता का स्पष्ट संदेश था कि ब्रिटिश सरकार को नकारते हुए लोगों ने चुना किसको, कांग्रेस को, बिहार की विधानसभा में भी और बिहार के विधान परिषद में भी। अब ये डाउट कभी नहीं रहेगा आपके अंदर, अक्सर एक बच्चों में डाउट रहता है। तो इस तरह से डायग्राम और मैप के माध्यम से हमें जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हमें समझना जरूरी है। हम रट के जाते हैं, भूल जाते हैं, हमें रटना नहीं, हमें समझना है, ठीक है। अब याद रखना, ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मार्च 1937 की बात करें, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। यहां जनवरी 37 में जो है चुनाव हुआ। अब आते हैं मार्च 1937 में, लिखा है संवैधानिक गतिरोध, हस्तक्षेप बनाम स्वायत्तता। तो जिस समय बिहार विधानसभा का चुनाव 37 में हुआ था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तत्कालिक राज्यपाल कौन थे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एमजी हलेट थे, ये बात याद रखिएगा। अब बहुमत कांग्रेस को मिला है तो कांग्रेस ही सरकार बनाएगी ना, बहुमत तो उसी को मिला। अब राज्यपाल द्वारा जो वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन देने से इनकार कर दिया गया। क्यों ऐसा किया गया राज्यपाल द्वारा, तो सरकार बनाने का निमंत्रण राज्यपाल को देना था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस के जो श्री कृष्ण के नेतृत्व द्वारा सरकार बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया गया। कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनने से इनकार कर दिया, जबकि पता है कि श्री कृष्ण सिंह बहुमत दल के नेता थे, जो कि सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत की पार्टी है। तो सरकार बनाने का काम तो कांग्रेस का ही था। लेकिन सवाल अब खड़ा होता है कि कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार क्यों कर दिया, चुनाव में शामिल हुई
तो इनकार क्यों कर दिया? इनकार करने का कारण था कि जो कैदी थे, जो राजनीतिक कैदी थे, उनको जेल से नहीं छोड़ा जा रहा था और कांग्रेस ने कहा कि जब तक राजनीतिक कैदियों को जेल से नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे। राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के प्रश्न को लेकर ही ये बवाल खड़ा हुआ और कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण के द्वारा सरकार बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया गया कि जब तक राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे। बहुमत में होने के बावजूद भी हम सरकार नहीं बनाएंगे, ये शर्त ब्रिटिश सरकार के सामने कांग्रेस ने बिहार में रख दिया। लेकिन सरकार तो बनाना है। तो कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? इंडिपेंडेंस पार्टी थी। इंडिपेंडेंस पार्टी के नेता का नाम था मोहम्मद यूनुस नाम था। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित राज्यपाल ने कर दिया कि अगर कांग्रेस सरकार नहीं बनाना चाहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार तो बनेगी। तो ये नियम भी होता है कि जो अगर सरकार सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनाती है तो जो दूसरी पार्टी है उसको निमंत्रण भेजा जाता है कि आप बनाइए, आप बहुमत सिद्ध करिए। तुरंत जो है दूसरी पार्टी को आमंत्रण किसको दिया गया? इंडिपेंडेंस पार्टी को। और इंडिपेंडेंस पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस जो है सरकार बनाने के लिए सामने आए और इन्होंने सरकार बना लिया। तो सबसे पहला बिहार में जिसे मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था वो इनको बनाया गया, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। यहीं पर सवाल खड़ा होता है क्यों? क्योंकि ये लोग सरकार बनाने से इंकार कर दिए, संवैधानिक पद को खाली नहीं छोड़ना था, इसीलिए बहुमत के बावजूद होने के बावजूद कांग्रेस सत्ता से अधिक संवैधानिक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी और कहा कि जब तक उन कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम जो है ये डिसीजन नहीं लेंगे और सरकार हम नहीं बनाएंगे। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि सरकार क्यों नहीं बनाया गया और मोहम्मद यूनुस को ही प्रधानमंत्री क्यों चुना गया, अर्थात वहां का मुख्यमंत्री जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था क्यों चुना गया। अब ये स्थिति आप साफ हो गई। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। वो कंफ्यूजन में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये क्योंकि पढ़ते ये तो डायग्राम के माध्यम से या भी उसको ठीक से पढ़ते नहीं, तो उस श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद यूनुस के चक्कर में जो है वो कंफ्यूज होकर के अपने क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो गलत नहीं करना है क्योंकि एक भ्रम यह हो जाता है कि जब बहुमत बिहार में कांग्रेस को मिला था तो कांग्रेस ही सरकार बनाई होगी ना, तो मोहम्मद यूनुस कहां से आ गए? ये आ गए। अब ये कारण था इसके आने का, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब डेट बाय डेट हम चल रहे हैं। मार्च की ये घटना थी। मार्च के बाद पहुंचते हैं 1 अप्रैल 1937 को। पहला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया। एक संक्षिप्त संक्रमण काल था। तो पहला जो मंत्रिमंडल अंतरिम बनाया गया मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनाया गया। नाम मोहम्मद यूनुस था। दल इंडिपेंडेंस पार्टी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए, प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उनकी पार्टी का नाम क्या था? तो इंडिपेंडेंस पार्टी, जो कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। पद ग्रहण किया 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को इन्होंने पद शपथ लिया। पद की ऐतिहासिक महत्व क्या है कि बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री या उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। क्योंकि कांग्रेस सरकार बनाने से इंकार करती है तो सरकार तो बनाना पड़ेगा ना। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को निगलेक्ट किया और सरकार बनाने का निमंत्रण इंडिपेंडेंस पार्टी को दिया। इंडिपेंडेंस पार्टी ने सरकार बनाने का निर्णय लिया और पद का शपथ भी ले लिया। इस तरह बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री कौन बन गए? मोहम्मद यूनुस बन गए। इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस का सरकार बनाने का अंतिम निर्णय आया और जब राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया तब कांग्रेस ने कहा कि अब हम सरकार बनाएंगे। तो तुरंत जो है यूनुस, मोहम्मद यूनुस द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल से तत्काल त्यागपत्र दे दिया गया। जब राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया गया और कांग्रेस मान गई सरकार बनाने के लिए निर्णय ले लिया तो तुरंत जो है मोहम्मद यूनुस ने जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसको क्या किया? त्यागपत्र दे दिया अपने पद से। और अब मुख्यमंत्री कौन बने गए? कांग्रेस के श्री कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 20 जुलाई 1937। 18 महीने सरकार, 28 महीने सरकार चली। 20 जुलाई 1937 की बात करें तो प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल सुशासन का आरंभ।
अब यहां से सरकार कांग्रेस की चलेगी। प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बनाए गए, जो 20 जुलाई 1937 को नेतृत्व संभाला। ठीक। विधानसभा का अध्यक्ष राम दयालु सिंह को बनाया गया था उस समय 37 में, याद रखिएगा। और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रोफेसर अब्दुल बारी को बनाया गया। तो मुख्यमंत्री कौन है, इनको याद रखिएगा। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये याद रखिएगा, राम दयालु सिंह को। और बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रोफेसर अब्दुल बारी को। क्वेश्चन साफ साफ पूछा जाएगा, तो गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो आपको गलत ना होने पाए, ठीक है। ब्रिटिश ढांचे के भीतर रहते हुए पहली बार भारतीय नेताओं के हाथों में वास्तविक विधायी नियंत्रण आया, ठीक है। अब घटनाक्रम और आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूं कि चीज को। अब आता है फरवरी 1928, अक्टूबर 1939। सिद्धांतों की राजनीति, सत्ता पर नैतिकता को प्राथमिकता। सत्ता पर नैतिकता को प्राथमिकता कांग्रेस ने दिया और कांग्रेस इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे दो कारण थे। कौन कौन से कारण थे? तो केवल बिहार में ही नहीं, पूरे भारत के मंत्रिमंडल में 8 राज्यों में बिहार की सरकार थी, वो क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार थी। और 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और वहां के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। कारण क्या था? 2 चीजें था। संकट का कारण क्या था? अंडमान निकोबार में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की गई। कांग्रेस ने कहा कि जो अंडमान में राजनीतिक कैदी बंद हैं उन्हें छोड़ा जाए, एक प्रश्न था, और ब्रिटिश सरकार छोड़ नहीं रही थी। और दूसरा, कांग्रेस की सहमति के बिना अंग्रेजों द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। द्वितीय विश्व युद्ध इसी समय शुरू हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया। तो कांग्रेस का कहना था कि 11 में से 8 प्रांतों में हमारी सरकारें चल रही हैं, तो क्या बिना हमसे पूछे आप, बिना हमारी सहमति के आप हमको युद्ध में शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर युद्ध में भारत शामिल हो जाता है तो संकट भारत के लिए भी खड़ा रहेगा, जर्मनी और जापान का। तो इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पर भारत युद्ध में शामिल हो, और बिना हमारी सहमति के तो बिल्कुल शामिल ना हो। तो यही 2 प्रश्न था। तो इसे अंडमान कैदी संकट कहते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध का संकट यह था। इन्हीं कारणों की वजह से घटना का समय फरवरी 1938 में और 31 अक्टूबर 1939, 2 घटनाएं हुई। तो ये पहली घटना, ये दूसरी घटना, इसी की वजह से क्या हुआ कि मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। तो सरकार का कदम क्या था? सरकार का कदम था कि मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने की कड़ी घोषणा, धमकी दी गई थी। तो जो अंडमान वाला प्रॉब्लम थी, अंडमान में कैदी वाले छोड़ने की जब बात है राजनीतिक कैदियों की, तो कांग्रेस की मंत्रिमंडल ने धमकी दिया था कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा। धमकी फरवरी 1939 में दिया, लेकिन त्यागपत्र नहीं दिया। लेकिन 31 अक्टूबर 1939 को जैसे विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने की घोषणा की गई, कांग्रेस ने तुरंत अपने 8 राज्यों के प्रांतों के मंत्री परिषद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का वास्तविक त्यागपत्र बिहार में भी हो गया। तो 28 महीने की सरकार चली थी और अंत में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने बिहार में और भारत के अन्य 8 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर और जिन्ना बहुत खुश हुए, तो उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया कि कांग्रेस से मुक्ति मिली, मुक्ति दिवस मनाया। परिणाम क्या निकला? दबाव में आकर के सरकार ने कैदियों को रिहा किया था, इस्तीफा वापस लिया गया था। ये लोग धमकी जब दिए थे तो इस्तीफा वापस ले लिया गया था और जो है कैदी छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ बिहार में कांग्रेस शासन का अंत हो गया, प्रत्यक्ष संघर्ष की यही शुरुआत हो जाती है। और यह हुआ कि नहीं, अब संघर्ष को और तेज किया जाए, और कहीं न कहीं वो भारत छोड़ो आंदोलन की बीज यहीं से बो दी गई। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको चीजें समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने बिहार में 1939 में इस्तीफा क्यों दिया था। तो अंडमान कैदी संकट था, धमकी दिया था, और इस्तीफा वापस बाद में हो गया जब कैदियों को छोड़ दिया गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, 8 प्रांतों ने मिलकर के इस्तीफा दिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वर्ष 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है, जन आंदोलन का नया स्वरूप। रामगढ़ अधिवेशन बिहार में हुआ था, आज वर्तमान के झारखंड में हुआ था। बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं, मैं पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूं।
कांग्रेस का एक अधिवेशन, जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, वो 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में। और 37वां अधिवेशन कांग्रेस का, याद रखना, 1922 में हुआ था, 10 साल के बाद 22 में हुआ था। और याद रखिए चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे, और यह अधिवेशन गया में हुआ था। और क्योंकि झारखंड तो बना नहीं था तो बिहार ही माना जाएगा, तो बिहार में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन हुआ। और रामगढ़ अधिवेशन कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। रामगढ़ बिहार, वर्तमान झारखंड। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद को रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। और इसी अधिवेशन में कुछ निर्णय लिए गए। तो निर्णय क्या लिए गए उसको जानना जरूरी है, लेकिन थोड़ा उससे पहले बता देता हूं कि रामगढ़ अधिवेशन 40 में हुआ। तो 40 के बाद 1941 से लेकर और 1945 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो 40 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो 41 से लेकर के 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अधिवेशन नहीं हो पाया। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ही बने रह गए। तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया कि निर्णय हुआ कि सामूहिक सविनय अवज्ञा के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया गया। इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया जाएगा। प्रथम चयन बिहार के श्री कृष्ण सिंह को राज्य का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया। पूरे भारत में सत्याग्रह की शुरुआत, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत महात्मा गांधी ने किया। और उन्होंने पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना था। दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना था। तो उसी संदर्भ में बिहार में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जब शुरू किया गया तो याद रखना बिहार के श्री कृष्ण सिंह को ही राज्य का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था। ये बात याद रखिएगा। तो पहला सत्याग्रही अगर कहा जाए तो विनोबा भावे चुने गए थे पूरे भारत में, गांधी जी ने चुना था। और बिहार में पहला सत्याग्रही श्री कृष्ण को चुना गया था। साफ साफ यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी ने पहला सत्याग्रही चुना था किसको, तो विनोबा भावे को। दूसरा किसको चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को। और तीसरा ब्रह्मदत्त को चुना गया था, जो क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल में आया हुआ है। क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती बिल्कुल मत करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिहार का पहला सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नवंबर 1940 की बात करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का विस्तार और गिरफ्तारियां। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब शुरू हुआ, जिसे दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली सत्याग्रह कहा जाता है क्योंकि बंबई से दिल्ली की ओर प्रस्थान करना था, तो उसे दिल्ली सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो दिल्ली चलो सत्याग्रह कहते हैं। तो दिल्ली चलो सत्याग्रह कहो और चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहो, बात एक ही है। इस सत्याग्रह में कहा जाए तो गया में प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को चुना गया। गया में 27 नवंबर 1940 को गिरफ्तारी हुई और जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक विरोध शुरू हो गया। तो गया में पहला सत्याग्रही बिहार में किसको चुना गया था, श्री कृष्ण सिंह को चुना गया। पटना में दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह यहीं से गिरफ्तार कर लिए गए। तो बिहार का दूसरा सत्याग्रही कौन था, अनुग्रह नारायण सिंह थे। वो कहां से थे, पटना से, और उनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। छोटा नागपुर में ताना भगत की अभूतपूर्व भागीदारी हुई। तो ताना भगत जो आंदोलन था व्यक्तिगत सत्याग्रह में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में इन्होंने व्यापक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये भी आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो पहला सत्याग्रही कौन है, श्री कृष्ण सिंह थी, और दूसरा आपका जो है अनुग्रह नारायण सिंह है। दोनों के नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी, कई महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया और वो जेल भी गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया और जो है इसको अलग अलग क्षेत्रों में सफल बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, सत्ता से सत्याग्रह तक एक रणनीतिक चक्र देखा जाए तो याद रखना, सत्ता महज एक साधन थी, स्वतंत्रता एकमात्र लक्ष्य था कांग्रेस का उस समय। ऐतिहासिक जनादेश 37 में मिला, चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। फिर क्या हुआ, घटनाक्रम आगे बढ़ता है और सशक्त सुशासन 37 से 39 के बीच में चला। 28 में सरकार चली। सत्ता का उपयोग कर राजनीतिक बंदियों को छुड़ाया गया।
फिर घटनाक्रम आगे बढ़ता है सैद्धांतिक त्यागपत्र 39 में। साम्राज्यवादी युद्ध अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में सत्ता का स्वेच्छा से त्यागपत्र कांग्रेस ने दे दिया, बिहार में भी दे दिया और भारत के अलग अलग राज्यों में। फिर प्रत्यक्ष जन आंदोलन शुरू हुआ और सत्ता के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से सीधा संघर्ष शुरू हो गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव। बिहार में भी कौन कौन सत्याग्रही चुने गए, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में मैंने अलग से क्लास से बता दिया है। तो बिहार की स्पेशल में हमें इन चीजों को याद रखना है कि कोई भी अगर आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे होता है तो उसका बिहार पे क्या प्रभाव पड़ता है, बिहार में कौन कौन से प्रमुख नेता हैं उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कौन से क्षेत्र जुड़े हुए हैं, क्या घटना हुई है, यही बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बिहार स्पेशल का टॉप जो सिलेबस को जो है आपका बीपीएससी ने बनाया है तो उसको हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलती आप लोग से ना होने पाए। तो इस वीडियो में हम लोग आज जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह और 37 का जो चुनाव हुआ और जो उसका इस्तीफा हुआ उस पूरी चीज को मैंने बता दिया है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सब टॉपिक हैं, इनको जानना जरूरी है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं और मिलते हैं हम लोग कल एक नए क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।